हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि इनको कितने भागों में बांट सकते हैं, कि मेम्ब्रेन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक झिल्ली वाले होते हैं जिनको सिंगल मेम्ब्रेन वाला बोला जाता है, जिनके अंदर दोहरी झिल्ली होती है उनको डबल मेम्ब्रेन बोला जा सकता है, या फिर वो होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यानी क्या होती है, एब्सेंट होती है। यानी अगर हम बात करें तो हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। पहले तो वो आते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन की बाउंड्री जो होती है, दूसरे वे आते हैं जिनके अंदर है वो झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है या नॉन मेम्ब्रेन के अंदर आती हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो आगे 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, जैसे सिंगल मेम्ब्रेन है और किसी के अंदर क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। जैसे हमें याद रखना है कि सिंगल मेम्ब्रेन है वो किन किन के अंदर पाई जाती है, और जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो किन के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो सिंगल वाले में क्या आता है कि जो वैक्यूल्स होती है, यानी जो रिक्तिका होती है, क्या होती है, जो रिक्तिका होती है वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया, वो किसके अंदर आएंगे, जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो इसके अंदर आते हैं। जब हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन की तो इसमें कौन कौन से आते हैं कोशिकांग, हम यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियस आता है, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया आता है, और प्लास्टिड जो है वो किसके अंदर आएगा, डबल मेम्ब्रेन वाली के अंदर आएगा। अगर हम यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की बात करते हैं, यानी जिनके अंदर है वो नहीं पाई जाती है मेम्ब्रेन, तो वहां पे हम बात करते हैं तो राइबोसोम आ जाता है, साइटोस्केलेटन आ जाता है, और क्या आ जाता है, सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि किन के अंदर है वो डबल मेम्ब्रेन होती है और किन के अंदर है वो सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे यहाँ पे रिक्तिका की अगर मैं बात करूँ, जो रिक्तिकाएं होती है मोस्टली ये प्लांट में पाई जाती है, उनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम के अंदर तो इनके अंदर भी क्या है कि सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। गोल्जी अपार्टस या गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका, उसके अंदर भी है ये सिंगल पाई जाती है। दूसरी अगर हम डबल वाली याद रखते हैं, अगर इसकी मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक देखें कि जिसके माध्यम से आपको याद रह सके, अगर हम उसको देखते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछे वे कौन से कोशिकांग होते हैं जिनके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जैसे इसमें से अगर बात करें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो इसमें से बनेगा कि आप दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग बताइए जिनमें से 3 ऑप्शन ये दे के एक इनमें से दे सकता है, या फिर सिंगल वाले पूछे तो सिंगल वाले दे के एक डबल में से भी दे सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें से बनते हैं। जैसे अगर हम देखें डबल वाले याद करें तो मुझे नहीं पता, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि मुझे नहीं पता। अगर अम से मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अन से मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस, क्या, केंद्रक। इसके बाद अगर मैं बात करूं पी से तो ये हो जाएगा प्लास्टिड, यानी जो लवक है। तो इन तीनों के अंदर है वो दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड है, इनको हम याद रख सकते हैं मुझे नहीं पता इस ट्रिक से, और इनके नाम याद कर सकते हैं। और सिंगल वाले, अगर डबल वाले आपको याद होंगे तो आप सिंगल वाले ऑप्शन है वो आसानी से यूज कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए आगे चलते हैं कि हम इन डिटेलिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, यानी गोल्जी बॉडी है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने लगभग 1898 के अंदर है वो इसकी खोज की थी। यानी इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी का ये जो होता है वो एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी हमने पढ़ा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी इसके अंदर क्या होती है, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। और
इसकी जो खोज है यानी डिस्कवरी की अगर हम बात करें भी, इसकी खोज किसने की थी, तो इसमें नाम आता है कैमिलो गोल्जी। किसका नाम आता है? कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर है वो इसकी खोज की थी। इसके बाद देखते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके अन्य नामों में से भी कई बार पूछे जाते हैं कि इसको 2-3 अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसे हम याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेकर्स बॉडी, किसको बोलते हैं? तो ये गोल्जी काय को ही बोलते हैं। दूसरा इसका जो नाम आता है लाइपोकॉन्ड्रिया, यानी इसको लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी है बुलाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूं जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस है वो यातायात को कंट्रोल करता है या उसका प्रबंधन करता है, उसी प्रकार ये जो होते हैं वो प्रोटीन्स के पैकेट बना के या जो भी पदार्थों के अंदर, सेल के अंदर जो आवागमन होता है पदार्थों का, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस है। यानी क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस है वो किस कोशिकाओं को बोलते हैं, या फिर गोल्जी काय है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि इसको बेकर्स बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया और ट्रैफिक पुलिस है वो भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसकी उत्पत्ति है वो कैसे होती है। तो अगर मैं बात करूं जो इसकी उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, तो अंधे पर्दवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उससे क्या होता है कि गोल्जी काय जो होती है उसकी उत्पत्ति होती है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो कुछ इस प्रकार से है वो गोल्जी बॉडी है वो दिखाई देता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, यानी जो बीच में जो पाया गया है वो क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके पास ये जो सटी हुई अवस्था के अंदर संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके जस्ट पास में यहाँ पे जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। जिसे क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। जिसे हम पूरे सेल में देखें तो उसको यहाँ पे वो दिखाई देगा, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहाँ के जो ऐसी संरचनाएं पाई जाती है थैली नुमा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। यानी जो थैले के आकार की ये संरचनाएं पाई जाती है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसका जो अंदर का भाग होता है उनको वेसल्स के नाम से है वो बुलाया जाता है। यानी ये जो अंदर का पार्ट होता है उसको, इनको वैक्यूल्स या वेसल्स के नाम से है वो बोला जाता है। और यहाँ पे जो संरचना दिखाई देती है जैसे अलग से, इसको ल्यूमन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो होगा जैसे जो केंद्र के पास होगा, यानी केंद्र की जो तरफ संरचना पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सिस फेज के नाम से जाना जाता है। उसे सिस फेज के नाम से जाना जाता है। जो इसकी जो सतह है इसकी किसके पास होती है, न्यूक्लियस की तरफ होती है उसे। और जो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में होती है उसे ट्रांसफेज के नाम से जाना जाता है। उसे ट्रांसफेज के नाम से है वो जाना जाता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। सिस्टर्नी, वैकल्स या ट्यूबुलर्स इसके 3 भाग होते हैं, जिसके अंदर ये जो थैलेनुमा आकार की होती है उसको सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसे वेसिलस बोल सकते हैं। और ट्यूबुलस जो होते हैं या ल्यूमिन जिसको बोलते हैं वो छोटी छोटी गणिकाओं के रूप में विभाजित होती है। अगर हम बात करें कि जो प्लांट सेल होती है यानी जो पौधे होते हैं उनके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के अंदर है, ये छोटी छोटी बिखरी हुई अवस्था के अंदर कुछ पाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं पौधे में, ये कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरी पड़ी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ये याद रखना है कि उसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है जिसके अंदर कुछ अंग होते हैं वो अब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। तो गोल्जी बॉडी की अगर मैं बात करूं जहां तक है, तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो प्लांट सेल के अंदर होती है, वो बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, यानी स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है। इसीलिए इसकी संरचना को डिक्टियोसोम है वो कहा जाता है। उसके अगर मैं बात करूं भी इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कितने भागों में, 3 भागों के अंदर है इसे बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं सिस्टर्नी, यानी इसको क्या कहते हैं, एक फर्स्ट नंबर पे जो आता है सिस्टर्नी। इसके अलावा वेसिकल्स जिसके बारे में बताया था, तीसरा होता है
जिसे गुहा या ल्यूमन भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिस्टर्नी की, तो ये ऐसा कि थैले नुमा और चपटी डिस्क जैसी नलिकाएं होती है। जैसे हमने देखा यहाँ पे जो ये डिस्क जैसी चपटी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। दूसरी अगर मैं बात करूं वेसिकल की, तो ये छोटी थैली जैसी संरचनाएं होती है जो सिस्टर्नी के किनारों पर पाई जाती हैं। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से ये जो संरचनाएं दिखाई देती है उसको हम कहते हैं वेसिकल, जो इसके किनारों पर है वो पाई जाती है। उसके बाद में ल्यूमन की हम बात करते हैं, तो इसके बीच का जो आंतरिक स्थान होता है या खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन के नाम से जाना जाता है। यानी इसकी संरचना को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ल्यूमन, जिसको गुहा भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर, ये क्या करता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कोशिका स्त्रवण, यानी सेल सिक्रेशन। यानी जो सेल के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको सिक्रेशन का काम कौन करता है? तो वो गोल्जी बॉडी करता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, उसका निर्माण कौन करता है? तो जो गोल्जी बॉडी होता है वो उसका काम करता है। इसके अलावा जो कि अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। वो प्रोटीन का निर्माण करेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम पाए जाते हैं तो वो क्या करता है कि जो गोल्जी बॉडी होता है वो उसी पे नजर रखता है, भी कब ये प्रोटीन बनाएगा और मैं क्या करूंगा कि इन प्रोटीन के जो पैकेट्स है वो बना के पूरे सेल के अंदर क्या करूंगा? वितरित करूंगा, यानी बांट दूंगा। जिनको आवश्यकता होगी प्रोटीन की या फैट की, मैं उनको क्या करूंगा? उनके पहले पैकेट्स बनाऊंगा, यानी पैकेजिंग करूंगा, और उसके बाद है वो पूरे सेल के अंदर है वो ट्रांसफर करूंगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या है? ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, यानी आवागमन पदार्थों का या पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम भी करता है। उसके बाद ये हमने पढ़ा कि लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। उसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है उसके पदार्थों का संश्लेषण करता है। यानी पौधे के अंदर कोशिका भित्ति के घटकों का संश्लेषण है वो कौन करता है? तो वो गोल्जी बॉडी ही करता है। उसके बाद हम देखते हैं सेल प्लेट, यानी कोशिका पट्टी। कोशिका पट्टी का मतलब होता है जब सेल डिविजन्स होता है तो उस समय जो सेल प्लेट का निर्माण होता है कोशिकाओं के अंदर, तो उसका निर्माण है वो कौन करता है? तो वो गोल्जी बॉडी करता है। और एक इसका जो कार्य आता है वो आता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण यानी शुक्राणु के अग्रभाग का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी है वो करता है। तो हमने इसके कार्य देखे कि गोल्जी बॉडी के वो कौन कौन से कार्य होते हैं। सेल सिक्रेशन का काम करता है, लाइसोसोम जो होता है उसका काम करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में हेल्प करता है, जो सेल प्लेट का निर्माण होता है सेल डिवीजन के समय तो उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा एक्रोसोम का निर्माण है वो भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, जिसके 3 पार्ट हमने पढ़े थे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और गुहा, या जिसे ल्यूमन भी बोल सकते हैं, वो होते हैं। इसके अन्य नामों में हमने पढ़ा कि लाइपोकॉन्ड्रिया या ट्रैफिक पुलिस जो है या बैंकर्स बॉडी है वो इसको बोला जाता है। तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कि इसके जो अन्य नाम हैं वो हमें याद रखने हैं। इसकी खोज किसने की थी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी 1898 के अंदर। तो वो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके जो कार्य हैं यानी जो फंक्शन है बॉडी के अंदर, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेल का कोशिका का स्त्रवण होता है वो किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है, या सेल प्लेट का जो निर्माण होता है वो किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है। तो हम वहाँ पे आंसर करेंगे गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी के बारे में। नेक्स्ट जब हम देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, अभी हम ये कौन सी स्ट्रक्चर या किन कोशिकांगों के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे हम पढ़ रहे थे कि सिंगल सेल वाली और सिंगल मेम्ब्रेन वाली और डबल मेम्ब्रेन वाली, तो अभी जो है हम सिंगल जिनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम जो डबल वाले हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसने की थी, तो एक पॉटर नाम के साइंटिस्ट आते हैं
जिनके द्वारा है वो इसकी खोज की गई थी। इसके बाद देखते हैं कि इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसकी सुरक्षा का काम भी करता है, या इसकी सुरक्षा करने का काम भी करता है, इसकी बाहरी बॉडी का निर्माण भी करता है, इसीलिए इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। इसके अलावा यह केंद्रक से जुड़ी हुई एक जालिका व संरचना है। जैसे कि हमने देखा कि ये एक प्रकार से ये सेल थी जिसके अंदर हमने देखा कि बीचों बीच है वो क्या पाया गया था, न्यूक्लियस है वो पाया गया था बिल्कुल बीच में। यहाँ पे क्या था, कोशिका के अंदर यहाँ जो द्रव पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल केंद्र के पास में है वो ऐसी सटी हुई अवस्था के अंदर हमने एक संरचना देखी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी बिल्कुल केंद्र के पास है वो एक जालिका के रूप में संरचना पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बात करूं तो ये कितने प्रकार की होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरी होती है वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको चिकनी अंतःपर्दवी जालिका भी बोल सकते हैं। इनके क्या क्या काम होते हैं? जैसे हमने पढ़ा खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? खुरदरी का मतलब हुआ जिसकी सतह पे राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और वो क्या काम करेगी? वो करेगी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण। हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। तो अगर इसकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। इसीलिए जो इनकी सतह होती है जिसपे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिससे वो थोड़ी सी खुरदरी होती है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर मैं बात करूं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, यानी ये स्मूथ होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम है वो नहीं पाए जाते हैं, और ये ऑयल फैट वगैरह के निर्माण में हेल्प करती है। यानी चिकनी अंतःपर्दवी का जालिका जो होती है वो लिपिड के निर्माण में हेल्प करती है। किसके निर्माण में? लिपिड के निर्माण में। ये क्या करेगी? ये करेगी प्रोटीन का निर्माण। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। और जो चिकनी होती है इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, लिपिड या फैट जिसको बोलते हैं उसके निर्माण में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अगर मैं देखूं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि जिस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यानी ये केंद्रक हो गया बीच के अंदर, और ये केंद्र के ऊपर है वो केंद्र का आवरण हो गया, और उसके बाद में न्यूक्लियर पॉन्स, उसके ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं केंद्र के ऊपर। ये उसके बारे में बताया गया। लेकिन इस केंद्र के पास ये जिस अवस्था के अंदर दिखाई दे रही है, यानी बिल्कुल केंद्र के पास सटी हुई अवस्था के अंदर दिखाई दे रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। इसके 2 भाग दिखाई देते हैं हमें। कौन कौन से? तो अगर मैं बात करूं, एक इसका भाग होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर है वो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके ऊपर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो किसके पाए जाते हैं, वो राइबोसोम के पाए जाते हैं, जिसके कारण ये किसका निर्माण करती है, जिसके कारण ये प्रोटीन का निर्माण करती है राइबोसोम के द्वारा। दूसरी जो हमें दिखाई दे रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब इसकी सरफेस के ऊपर है वो कोई भी राइबोसोम या किसी प्रकार के कण है वो उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण ये बिल्कुल स्मूथ होती है। और किसका निर्माण करती है? ये लिपिड का निर्माण करती है। जैसे ये किसका निर्माण करेगी? लिपिड का निर्माण करेगी। यहाँ पे स्मूथ होती है इसीलिए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 2 प्रकार से होती है, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और जो स्मूथ अंतःपर्दवी जालिका होती है। इसमें भी अगर हम बिल्कुल पास से देखें तो ये स्मूथ वाली होती है, और ये रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर हम देखा कि जो स्पेस है वो भी पाया जाता है सेंट्रल, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पे पाई जाती है। और ये न्यूक्लियस के ऊपर है वो बताया गया है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो आवरण होता है इसका एनवॉल,
वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो है वो पोर्स भी पाए जाते हैं, इसके ऊपर छिद्र भी पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा, तो ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और स्मूथ अंतःपर्दवी जालिका। तो ये क्या काम करेगी? ये प्रोटीन के संश्लेषण में और लिपिड के संश्लेषण में मदद करती है, यानी प्रोटीन का निर्माण भी करती है और लिपिड्स का निर्माण भी इसके द्वारा है वो किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, वैक्यूल यानी रिक्तिका। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? वैक्यूल्स यानी रिक्तिका। यानी अगर मैं बात करूं, तो ये रिक्तिका जो होती है, वैक्यूल्स जो होता है, वो मोस्टली कौन सी सेल के अंदर पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। यानी प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ये साइज में काफी बड़ी होती है और इसका काम होता है इसमें पानी भरा रहता है। अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म में झिल्ली द्वारा घिरी इस जो जगह होती है उसको रिक्तिका या फिर हम रसदानी कहते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार ये प्लांट सेल है और यहाँ पे जो बड़ी सी संरचना दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोला जाता है, जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो केंद्र है, यानी केंद्र है उसकी स्थिति सेंटर में थी, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या हुआ कि जो रिक्तिका या वैक्यूल्स है वो साइज में काफी बड़ी होती है, इसीलिए जो केंद्रक होता है वो क्या हो जाता है? साइड में हो जाता है। यानी यहाँ से क्या क्वेश्चन होगा कि कौन सी सेल होती है जिसमें केंद्र है वो बीच में नहीं पाया जाता है? तो वो प्लांट सेल होती है जिनके अंदर केंद्र होता है वो बीच में नहीं पाया जाता है। जिसका रीजन क्या है कि जिसके अंदर वैक्यूल्स होती है वो साइज में बड़ी होती है और जो केंद्र का स्थान भी ले लेती है, जिससे केंद्र है उसकी स्थिति होती है वो साइड में हो जाती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो ये ऐसे होता है। उसके बाद में टोनोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टोनोप्लास्ट है या वो क्या है, या फिर जो रिक्तिका की बाहरी झिल्ली होती है, यानी रिक्तिका के ऊपर हमने पढ़ा कि एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे टोनोप्लास्ट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। तो ये रिक्तिकाएं होती है, उनका निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अभी हमने गोल्जी बॉडी के बारे में भी पढ़ा था। तो गोल्जी बॉडी है उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? ईआर के द्वारा। और यहाँ पे हम रिक्तिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका निर्माण भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका होती है, इसके द्वारा होता है। उसके बाद पादप कोशिकाओं में इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि पौधे की कोशिकाएं में रिक्तिका होती है वो बड़े आकार की होती है। मैंने बताया था कि पौधे में होती है, ये क्या होती है? साइज के अंदर काफी बड़ी होती है, जिसके कारण ये कोशिका के केंद्रीय भाग में स्थित हो जाती है। यानी वैसे तो सेंटर में होता है वो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर होती है ये साइज में काफी बड़ी होती है, जिससे ये केंद्रीय भाग में आ जाती है और जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा साइड में चला जाता है। जिसके बारे में बात करते हैं, तो कोशिका के कुल आयतन का लगभग 90% भाग जो होता है वो तक गहरी रहती है। यानी वैक्यूल्स होती है वो प्लांट सेल के अंदर इतनी बड़ी होती है कि इसका लगभग भाग होता है वो वैक्यूल्स जो होती है वो गहरे रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? पानी या कुछ अवशिष्ट पदार्थ या अन्य सामग्रियों को संग्रहित करने का कार्य करती है। यानी वैक्यूल्स क्या करती है? या तो अपने अंदर मेन काम होता है कि वाटर को स्टोर करके रखती है प्लांट सेल में, जैसे प्लांट सेल को जब जरूरत होगी वाटर की उसके लिए। उसके अलावा कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या कुछ अन्य सामग्री होती है जिसको संग्रहित करने का काम है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। इसकी बात करते हैं, इसकी जो आउटर लेयर होती है हमने अभी पढ़ा, तो इसकी आउटर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम टोनोप्लास्ट नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अलावा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ये प्लांट सेल के अंदर, तो इस प्रकार से जो इसकी संरचना दिखाई दे रही है ये बड़ी आकार में, तो ये क्या है? ये वैक्यूल्स है एक प्रकार से, लेकिन ये साइज में बड़ी होती है, इसीलिए जो केंद्र होता है वो साइड में खिसक जाता है और ये लगभग 90% भाग तक घेरे रहती है और अपने अंदर वाटर और जो अन्य सामग्री होती है उसको क्या करती है?
संग्रहित करने का काम है वो करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आएगा, लाइसोसोम। इसके बाद क्या आता है, लाइसोसोम। जब ये सारे कोशिकांग आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो एक प्रकार से जो हमारा सेल टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया था, कंटिन्यू से हम इसके 2-3 क्लासें हो चुकी है, उसके बाद हम इसके जो सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बन सकते हैं इसमें, जिनकी संभावनाएं होती है, वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे जो आपका टॉपिक है उसकी आपको थोड़ी समझ में आ गई तो आप उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो क्या है वो फिल कर पाएंगे। यानी हमने पहले थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद में हम बीच उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे, जो सारे PYQ है वो भी करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए भी हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आए गए हैं और हमसे सॉल्व हो रही है या नहीं। इसके लिए आपको इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट करनी होगी, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके बाद में हम पढ़ लेंगे तो जो हमारा सेल टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम उसके सारे PYQ है वो भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है लाइसोसोम। नेक्स्ट कौन सा आता है, लाइसोसोम। अगर मैं देखूं तो लाइसोसोम की खोज है वो किसने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने की थी। किसने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने इसकी खोज है वो की थी। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये छोटी छोटी पुटिकाएं या वेहिकल्स के रूप में होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर है वो शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी शक्तिशाली एक प्रकार से इनके अंदर क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम पाया जाता है। जिसकी अगर मैं बात करूं कि ये जो पाचक एंजाइम होते हैं ये कभी कभी जैसे अवशिष्ट पदार्थों के पाचन करने के अंदर भी योगदान देते हैं, या कभी कभी जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या होती है, उस सेल का ही पाचन कर लेते हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, या आसपास की जो सेल होती है उसका भी पाचन कर लेते हैं। तो वहां पे इसको बोलते हैं कि ये तो आत्मघाती थैली है, यानी अपनी हत्या है वो अपने आप ही कर लेती है, या आसपास की सेल होती है उनको भी मार डालती है। तो इसीलिए इसे सुसाइड बैग है वो बोला जाता है। इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं जो मोस्टली क्या करते हैं, किसी के पाचन में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो ये पाचक एंजाइम होते हैं वो संख्या में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये अपनी ही सेल का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं, इसीलिए इसे सुसाइड बैग बोला जाता है। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सक्षम होते हैं। जैसे ये पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सभी जो होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके पाचन में भी सक्षम होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर या फिर उनका जीवन काल पूरा होने में ये लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फट जाते हैं और अपने ही एंजाइम के द्वारा अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। अब मैंने बताया कि जो जो होते हैं तो अपना जीवन काल इनका पूरा हो गया या फिर इनकी मात्रा बढ़ गई तो ये लाइसोसोम होते हैं वो फट जाते हैं और क्या करते हैं, अपने अंदर ही जो कोशिकाएं पाई जाती है, वैसे तो ये पाचन का काम करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, उनका पाचन करना चाहिए। लेकिन जब ये फट जाती है तो अपनी सेल का या अपने आसपास के जो स्थित सेल होती है उनका भी पाचन कर लेती है, जिसकी वजह से इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है कि ये पाचन कर लेती है अपनी ही सेल का, आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली या बैग। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी सेल का खुद पाचन कर लेती है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। और ये क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग ऑफ सेल है वो किस कोशिकांग को कहते हैं, तो वह किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। खोज किसने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने इसकी खोज है वो की थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऊपर है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके अंदर है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी इसके अंदर लगी हुई होती हैं। यानी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। इसकी खोज के बारे में भी आपको याद रखना है कि क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने है वो इसकी खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ भी माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन सा ऑर्गन या कोशिकांग स्टार्ट हो गया यहाँ पे, डबल मेम्ब्रेन वाला। यानी हमने सिंगल वाले पढ़ लिए हैं जिनके अंदर एकल झिल्ली से जो बंधे हुए थे,
वो कोशिकांग आते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो दोहरी झिल्ली से जो कोशिकांग होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले, उनके बारे में है वो पढ़ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हम सूत्र कणिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कैसी दिखाई देती है इसकी संरचना? तो इस प्रकार से ये झिल्ली युक्त है, वो दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिकांग होता है। अगर मैं बात करूं तो एक इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी होती है, वो कौन सी होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है। यानी इंदर जो आंतरिक भाग के अंदर है वो इनर मेम्ब्रेन हो गई, और जो इसके बाहरी भाग के अंदर स्थित होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं बात करूं कि इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, पोरिन्स पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं? जो प्रोटीन्स के बने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी एक एकल झिल्ली होती है, जो डबल झिल्ली होती है, वो कुछ इस प्रकार से संरचना में विभक्त होती है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना है, वो दिखाई देती है, इसके अंदर ये विभक्त होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। यानी ये जरूरी होता है कि इसके आंतरिक लेयर पर जो वलय बने होते हैं, इसकी आंतरिक लेयर पर जो वलय बने होते हैं, उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जो क्या काम करते हैं कि जो ऑक्सीजन के स्थल के रूप में, जहाँ पे ऑक्सीसर्शन के रूप में यहाँ पे एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके अलावा हमने देखा कि इसके ऊपर जो बने होते हैं कुछ कण पाए जाते हैं, जिनको अफ1 या अफ नोट कण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ1 या अफ नोट कण होते हैं, जो कि एटीपी के सिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसके अलावा बीच बीच में ग्रेन्युल की जो संरचना होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, और राइबोसोम भी इसके अंदर पाया जाता है। यानी ये कोशिकांग होता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपना जो डीएनए होता है वो किस कोशिकांग के अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। आगे हम प्लास्टिड भी पढ़ेंगे, जिसके बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर भी है वो खुद का डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके पास खुद का डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा राइबोसोम होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। यानी इसकी दो लेयर होती है, बाहरी लेयर होती है और अंदर की लेयर होती है, वो वल्ले के रूप में से मुड़ी हुई पाई जाती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, जिसके ऊपर अफ1 या अफ नोट कण पाए जाते हैं, जो क्या करती हैं? एटीपी के निर्माण में या ऑक्सीसर्शन के रूप में है वो यहाँ पे बनाते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी खोज की, तो सबसे पहले है वो साइंटिस्ट आए थे कोलिकर, जिन्होंने क्या कहा था कि जो कीट होते हैं उनकी जो रेखित पेशियां होती है, जिसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम सार्कोसोम कहते हैं। यानी सबसे पहले है वो कोलिकर आए थे, जिन्होंने बोला था कि कीट जो होते हैं उनके अंदर उनकी जो रेखित पेशियां होती है, उनके अंदर उन्होंने एक संरचना को देखा और कहा कि इसका नाम तो है वो क्या है? सार्कोसोम है। यानी सार्कोसोम नाम दिया था सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अल्टमान आए थे, और अल्टमान ने कहा कि ये तो बायोब्लास्ट है। यानी ये क्या है? बायोब्लास्ट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 1897 की, तो एक सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट आते हैं, सी बेंडा साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने का माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो दिया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भी सबसे पहले है वो किसने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, ये क्या नाम दिया था, इसकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले है वो कोलिकर आए थे, जिन्होंने कुछ कीटों की रेखित पेशियां हैं जिसके अंदर इस संरचना को देखा, और है जो इसे सार्कोसोम नाम दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक और साइंटिस्ट आए अल्टमान, जिन्होंने है वो इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, अभी ये नाम जो है वो किसने दिया था, तो सी बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने मोस्टली ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसके बाद है कि जो एक साइंटिस्ट आते हैं सी के विट्ज, जिन्होंने कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ दी सेल, पावर हाउस ऑफ दी सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पावर हाउस ऑफ दी सेल है वो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसी के द्वारा है वो ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो अंदर की सतह होती है जिसपे क्रिस्टी पाई जाती है, जहाँ पे क्या होता है कि एटीपी का निर्माण होता है। किसका? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जिसका निर्माण किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे पावर हाउस कहते हैं, यानी जहां से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद देख लेते हैं कि इसके कुछ कार्य होते हैं या इसके कुछ फैक्टर्स, विशेषताएं होती है, कैरेक्टर्स, जिनके बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंदर बात करूं तो यह कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीश्वसन का मुख्य केंद्र होता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी क्या होता है कि श्वसन का एक स्थल होता है इसके अंदर, यानी इसको श्वसन का स्थल माना गया है, जहाँ पे क्या है? ऑक्सीश्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन होता है। इनमें से ये ऑक्सीश्वसन होता है वो इसके अंदर होता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें इसका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? वो जो यीस्ट सेल होती है उसके अंदर पाया जाता है। यानी अगर ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो वो जो यीस्ट कोशिकाएं होती है जिसके अंदर ये पाया जाता है। लेकिन अगर मैं इसके अपवाद की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर स्तनधारियों की क्या होती है? आरबीसी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पाया जाता है। यानी सबसे छोटा है वो तो यीस्ट कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा। और इसका अपवाद होता है कि यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जैसे बैक्टीरिया होता है, या फिर हम बात करते हैं हमारी स्तनधारियों की, तो हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अब्सेंट होता है, यानी नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके अंदर नहीं पाया जाता है या अपसेट होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया के अंदर, और जो स्तनधारियों के अंदर आरबीसी होती है उसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। ये हमें याद रखना है। तो हमने देखा कि ये तो एक तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर है, वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। वहां पे क्या होगा? श्वसन होगा, जिससे किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा, और एटीपी से है वो हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका यही काम हो गया कि श्वसन स्थल के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा है कि ये इस कोशिकाओं के अंदर सबसे छोटा पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो आरबीसी होती है, उसके अंदर ये नहीं पाया जाता है, ये अब्सेंट होता है। इसके बाद हमने देखा कि इसकी एक बाहरी झिल्ली होती है, जैसे आउटर लेयर के बारे में हमने देखा। तो ये कैसी होती है? चिकनी होती है, और इसमें जो पोरिन्स होती है, पोरिन्स नाम की प्रोटीन है, वो क्या है? पाई जाती है। जैसे हमने इसकी स्ट्रक्चर को देखा तो हमने देखा कि इसके एक आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली होती है, जिसके अंदर हमने देखा कि ये पोरिन्स नाम की है, वो क्या पाई जाती है? प्रोटीन है वो इसके अंदर पाई जाती है। इसकी जो लेयर होती है उस पर पोरिन्स नाम की जो प्रोटीन है वो क्या है? पाई जाती है। इसके बाद में हमने देखा कि इसकी क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी एक आंतरिक झिल्ली भी होती है। दो झिल्लियां होगी, क्योंकि यहाँ पे हम डबल मेम्ब्रेन वाले पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जिस पर कण होते हैं, उपस्थित होते हैं। कौन से कण होते हैं यहाँ पे? अव वन और अव नोट प्रकार के कण होते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी इसकी दो होती है, एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है। बात करते हैं हम बाहरी झिल्ली की, जो सबसे आउटर में होती है बाहरी झिल्ली, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? पोरिन्स नाम के छिद्र होते हैं, या पोरिन्स होते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। यानी यहाँ पे पोरिन्स नाम की प्रोटीन है वो एक छिद्र के रूप में पाया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है, जिसके अंदर हमने देखा कि क्रिस्टी पाई जाती है, और इस क्रिस्टी पर है वो ऑफ नोड प्रकार के कण पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? श्वसन में हेल्प करते हैं और एटीपी के निर्माण में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मैट्रिक्स की बात करते हैं कि जिसका जो अंदर का भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। और आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ स्थान है, जिसमें श्वसन एंजाइम, वर्ताकार डीएनए और 70 प्रकार के राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अंतर झिल्ली अवकाश।
या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की हम बात करते हैं तो दोनों झिल्लियों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो झिल्लियाँ होती है, यहाँ पे जो खाली स्थान पाया जाता है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो इसे कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि एक क्रिस्टी है और इसके ऊपर है यहाँ पे खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम है वो पाया जाता है। कौन सी प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम है वो इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्या विशेषताएं होती हैं। इसे कहा जाता है अर्धस्वायत्त कोशिकांग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ काम तो अपने आप करता है, जिससे कि इसके पास क्या होता है, डीएनए होता है। इसके पास क्या होता है कि राइबोसोम होता है। राइबोसोम कौन से प्रकार का? 70 प्रकार का। तो राइबोसोम के द्वारा ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, क्योंकि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये है वो अपनी जो प्रोटीन है उसका निर्माण अपने राइबोसोम के द्वारा कर सकता है। तो इसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, यानी अर्ध स्वायत्त कोशिका। क्योंकि इसमें सवय का क्या होता है? डीएनए है, और सवय का क्या होता है? राइबोसोम होता है, जिसके कारण ये कुछ प्रोटीन है राइबोसोम के द्वारा कुछ प्रोटीन का निर्माण खुद ही कर लेता है, इसीलिए हम इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा होता है, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बात करूं ऊर्जा उत्पादन की, तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है? एटीपी का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल होता है उसके माध्यम से एटीपी यानी कोशिकीय जो ऊर्जा होती है उसका निर्माण होता है। और यह श्वसन के अंदर कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थल भी होता है, यानी कोशिकाओं का जो श्वसन स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माना गया है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम भी करता है। एटीपी के रूप में यहाँ पे क्या होती है? ऊर्जा भी मिलती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल है वो भी बोला जाता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल है वो भी पूरा होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं प्लास्टिड यानी लवक, जो मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है? प्लास्टिड किसके अंदर पाया जाता है? तो वो पौधों के अंदर है वो प्लास्टिड पाया जाता है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर है वो यहाँ पे पाया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी खोज की, यानी इसकी सबसे पहली डिस्कवरी या खोज किसने की थी, तो हैकल नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने है वो इसकी खोज की थी। यह भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं होता है, यानी हम डबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। अभी हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है और अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बताया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? डीएनए पाया जाता है और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के द्वारा ये क्या करेगा? अपनी प्रोटीन बनाएगा, इसीलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है वो बोला जाता है। प्लास्टिड के भीतर वर्ताकार डीएनए यानी द्विरज्जुक यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, और 70 राइबोसोम है वो उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम के द्वारा क्या करेगा? ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अपना डीएनए मौजूद होता है, इसके अंदर भी राइबोसोम होता है, जिसके द्वारा ये प्रोटीन का निर्माण है वो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लवक यानी प्लास्टिड वो केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग होता है। हमने देखा था कि ये जो लवक या प्लास्टिड होता है ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। या फिर हम बात करते हैं कि कुछ जीव होते हैं जैसे यूग्लिना या कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिनके अंदर भी लवक है वो मौजूद होते हैं। यानी प्लांट सेल की बात करते हैं या यूग्लिना की बात करते हैं जो प्रोसिस्टा वगैरह के अंदर आते हैं, उनकी बात करते हैं हम, तो यहाँ भी यूग्लिना और डाइनोफ्लैजिलेट भी होते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं, और मोस्टली प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं? ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अगर हम देखें भी लवक कितने प्रकार के होते हैं प्लास्टिड, तो इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक सिमर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि इसका डिवाइडेशन किया था, कि इसको उन्होंने 3 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन से? एक वर्णी लवक आते हैं, एक अवर्णी लवक आते हैं और एक हरित लवक आते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट जो हो गया हरित लवक, जिसके अंदर क्या करते हैं? भोज्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
अपने भोजन का निर्माण है वो खुद करती हैं, इसीलिए उसको हरित लवक कहते हैं। एक होते हैं वर्णी लवक और एक होते हैं अवर्णी लवक, यानी क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लास्टिड है उसे आगे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था सिब्बर नाम के वैज्ञानिक ने। यहाँ पे हमने देखा कि इसको एक तो है वो वर्णी लवक के अंदर बांटा, दूसरा अवर्णी लवक के अंदर और तीसरा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बांटा। तो वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट और जो हरित लवक है उसे क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं वर्णी लवक की तो ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या करता है, किसी भी चीज को रंग प्रदान करने का काम करता है वर्णी लवक। यानी रंग किसको देगा, कि पौधे के जो रंगीन भाग होते हैं इसको रंगीन लवक भी बोलते हैं। जैसे प्लांट हो गया, पौधे के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर अगर मैं बात करूं उसके बीज का जो कलर है, या बात करें उसके फूल का कलर है, या उसके पत्तियों वगैरह का कलर है, या किसी भी प्रकार की जैसे सब्जियां वगैरह है उनके जो कलर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो यहाँ से आते हैं क्रोमोप्लास्ट से। यानी ये प्रकार का प्लास्टिड है जो क्या प्रोवाइड करता है, उनको रंग देता है या रंगीन बनाता है। दूसरी हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कलर है वो नहीं पाया जाता है। ये क्या करते हैं, जो जड़ है या भूमिगत तना है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में भोजन का संचय करते हैं। यानी अगर ये पूछा जाता है कि भोजन का संचय करने का काम कौन करते हैं, तो ये कौन करेंगे, अवर्णी यानी ल्यूकोप्लास्ट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर भी अगर हम बात करें अवर्णी लवक होते हैं, इसे भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें इमाइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है या एल्यूरोप्लास्ट है, वो बांटा गया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, एक होता है वो वसा का संचय करता है, एक होता है वो प्रोटीन का संचय करता है। जिसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की। तो जिसके अंदर क्या होता है कि हरे जो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी जो पौधे के हरे भाग होते हैं, पत्तियां हो गया या हरा तना हो गया, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण है वो खुद करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं रसोई घर, यानी कोशिका का रसोई घर है वो इसको बोला जाता है। जैसे हमने देखा कि एक साइंटिस्ट थे सिंपर, जिन्होंने इसको 3 भागों में बांटा, अभी हमने पढ़ा। जैसे पहला भाग है इसका ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। ये क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, जो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, कोई भी प्लांट है उसके रूट के अंदर यानी उसकी जड़ के अंदर या उसके तनों के अंदर भी पाए जाते हैं। जो सामान्यतः क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का रंग है वो नहीं होता है, और जो रूट्स या जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। और क्या काम करते हैं, ये भोजन संग्रहण का काम करते हैं, जिनके अंदर भोजन का क्या होता है, संग्रहण होता है, यानी भोजन को इकट्ठा करते हैं या भोजन बनाते हैं। जिसको आगे 3 भागों के अंदर बांटा गया है, कौन कौन से, इमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, जिनके भी आगे अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि इमाइलोप्लास्ट की हम बात करते हैं तो ये किसका संचय करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं, जिसके अंदर क्या संचित होता है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इलियोप्लास्ट, जिसके अंदर फैट या वसा जो होती है उसका संचय होता है। तीसरे नंबर पे जो आता है एल्यूरोप्लास्ट, जिसकी हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन का संचय करते हैं। किसका संचय करते हैं, ये प्रोटीन का संचय करते हैं। यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जो भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, जड़ या रूट के अंदर है वो पौधे के उस भाग के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, जो क्या प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं, क्योंकि ये रंगीन होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि ये जो वर्णक होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जो फल है या पत्तियां हैं या पुष्प है, यानी किसी भी प्रकार का फल है, सब्जियां हैं, पत्तियां हैं या फिर जो फूल है, उनको आकर्षण रंग प्रदान करते हैं। जो फलों के पकने के दौरान उसमें जो हरित लवक होता है
वो वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल सब्जी का लेते हैं, जैसे पपीता वगैरह लेते हैं या टमाटर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में कैसा होता है, हरा दिखाई देता है हमें, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। लेकिन जब भी क्रोमोप्लास्ट है वो एंजाइम इसके अंदर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। हरे से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसके अंदर लाइकोपीन के कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। किसके कारण, लाइकोपेन। जैसे गाजर की मैं एग्जांपल दूं तो इसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर ये हमें थोड़ा हल्की नारंगी दिखाई देता है या लाल दिखाई देता है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमने क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखा तो ये रंगीन होते हैं और रंग प्रदान करने का काम क्या है, ये करते हैं। जब फल पक जाते हैं तो उसमें जो कलर होते हैं वो, ये जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, जो भी फ्रूट है या कोई भी है वो रंगीन दिखाई दे रहा है। तो इसके में जब ये मैचुरेशन होगा तो ये क्या होगा, पक जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये हरा था तो इसमें क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। जब ये हरा था तो इसमें क्लोरोप्लास्ट था। लेकिन जब ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, जैसे अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं, इस प्रकार ये इसमें विभक्त हो जाता है। तो हमने देखा कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, रंग देता है किसी भी चीज को। जैसे फल है, सब्जियां हैं, फूल है, उनको रंग प्रदान करने का काम है वो कौन करता है, वो क्रोमोप्लास्ट है वो करता है। उसके बाद में हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, यानी जो हरित लवक है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे के जो टॉपिक हैं वो, इसका क्लोरोप्लास्ट की बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।